आपके बीच में आके मैं हर्षाया हूं, आपके बीच में आके मैं हर्षाया हूं। दिल्ली की मैं ताजा खबरें लाया हूं और हाथ उठाकर ताली जरा बजा दो तुम। मैं अंगद हूं, पैर जमाने आया हूं। और दीदी कह रही है अंगद नहीं हो कुंभकर्ण हो। कुंभकर्ण भी नहीं है, घटोत्कच है। हाँ। मैं एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूं, मैं सलाम करता हूं सर आपको। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे सच में नतमस्तक हूं, क्योंकि आज के दौर में जब लोग अपनी बात मनवाने के लिए दंगे कर देते हैं, आप लोगों ने शांति प्रिय एक जुलूस निकाला और बीएमसी ने अपना उठाया हुआ कदम वापस लिया और मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप जैनियों ने उस बीएमसी का घमंड तोड़ दिया जिस बीएमसी ने कई नेताओं के, कई फिल्मकारों के, मतलब उन फिल्मकारों के जिनके ऊपर बीजेपी का हाथ था, उन तक के घर तोड़ दिए। लेकिन आप सब लोगों की ताकत को नमन करता हूं। आप सब लोगों ने वो काम करके दिखलाया है जो कि यकीन मानिए असंभव है आज के वक्त में। और शुरू होना चाहता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे। हाँ हाँ जानता हूं आप भी छूते हैं, तो क्या हो गया। मैं सिंपल सी बात बता दूं, देखिए अभी पिछले दिनों केजरीवाल साहब हटा दिए गए सीएम की पोस्ट से। आप यकीन मानिए बाबूजी, मुझे जिंदगी भर मुझे यकीन नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का हाथ शराब के केस में हो सकता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि केजरीवाल का हाथ हो सकता है शराब के केस में। फिर मैंने सोचा कि उसको तो खांसी थी जो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। ऐसा मैं नहीं कहता। आदरणीय अनामिका अंबर जी बोलती है विनोद असली कविता वो होती है जब तुम एक जगह पे कुछ पढ़ो और रुक जाओ और आगे की पंक्तियां अगर श्रोताओं के मुंह से निकल जाए, वो कविता की जीत होती है। मैं सच में एक जीत देखना चाहता हूं। मैं कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ के रुक जाऊंगा, अगर आगे की पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी और यह कविता की जीत है, मैं दावा करता हूं निकलेगी। सुनिएगा कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। बहुत अच्छे। और ऐसा नहीं है, मैं सच में ऐसी चार पंक्तियां सुना सकता हूं कि एक जगह पे मैं रुक जाऊंगा, आगे की पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी सच में। अब सुनना कि दिल्ली में एक लड़की से दूसरी लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो उसने जो जवाब दिया वो चार पंक्तियों में तीन पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्तियां आपकी, अगर आप समझ जाओ तो। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। लड़की ने बोला कि तूने उसे छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह डटी रही, वो तो खांसने वाला। बहुत अच्छे। अभी भी वो पीछे लोग जो हंस रहे हैं, लेकिन अभी तक जिनके हाथ नहीं खुले हैं, सुन लीजिएगा मेरी एक बात। हाँ, इस मंच पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे हुए हैं, सौरभ जैन भाई साहब। भाई साहब, इस व्यक्ति विशेष को देखिए। मैं इस व्यक्ति की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। ये कवि सम्मेलन मंच के वो ऐसे कवि हैं, ये जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें इनका खाना नहीं पचता।
पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। भाई साहब यहाँ का हो गया, इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब अनामिका जी करवा चौथ की पूजा कर रही थी। अब अनामिका दी ने यूं थाली घुमाई, इनके मुंह से निकला यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। बहुत अच्छे। भाई साहब अगले 15 दिन तक मैं और खुशबू हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और पपीता लेके गए। ये दमदार बनारसी कहां चला गया है? गाड़ी देखने। नहीं, मैं उस व्यक्ति की एक बात बतलाता हूं, वो लड़का भी बहुत अच्छा है जो दमदार बनारसी यहां बैठा हुआ था। देखिए उस व्यक्ति की मैं इज्जत क्यों करता हूं, उसकी इज्जत करने का दूसरा कारण है, वो जब 12वीं पास हुआ था तो वो लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की कॉलेज से छुट्टी होती थी तो दमदार बोलता था उन लड़कियों से कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके इलाके में कोई लड़का, इसके बनारस में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, दमदार उस लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भी ये लाइन बोलने की आदत होगी कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब घर वालों ने शादी करवा दी। भाई बहुत अच्छे। अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा दो, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पर कायम है। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूं, हमारे को जिस होटल में ठहराया हुआ था आप लोगों ने, उस होटल के बाहर खड़ा हुआ था मैं, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। अच्छा, बगल में मेरी खड़ी थी, मजा इनको आ रहा है, सुनते सुनते करे हैं। अच्छा, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, किसी आदमी की पत्नी मर गई होगी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहे थे, तो उस आदमी ने मरी हुई पत्नी के लिए रोना शुरू किया। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की कोशिश करी। अब की बार उसने दोबारा रोना स्टार्ट किया। और आपको लगे कि नंबर अच्छी तरीके से तकनीक लगा दी है तो तालियां एंड में बजा देना, पहले तकनीक सुन लो। उसने फिर से रोना, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत अच्छे। अभी भी कुछ महिलाएं देख रहा हूं, ये महिला और ऐसी महिला हर कवि सम्मेलन में एक मिल जाती है। भाई साहब, पिछले दिनों में हरियाणा के नारनौल में गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई। भाई साहब, मैंने मुक्तक सुना है, गद्य सुना है, पद्य सुना है, यहां तक कि चटकुला भी सुना दिया, पर अगली हंस के नहीं दे रही। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत अच्छे। मैंने पूछा उसके भी मूछें आती है क्या। बोली हाँ, कई दिनों से अपर लिप नहीं करवाए। ये हालात हैं। और महिलाओं के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। बहुत अच्छे। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो कितना मुंह फाड़ गया। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 500 मंचों का तजुर्बा, जैसे ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवीली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास।
तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। हालत यही हो रही है भाई साहब। मैं अजमेर में अब की बार दूसरी बार आ रहा हूं। अजमेर में मैं दूसरी बार आ रहा हूं भाई साहब। हेमंत जी कहां पे हैं? मैं इस व्यक्ति के लिए बतला दूं भाई साहब, आज हेमंत जी के बारे में बतलाना चाहता हूं। राजस्थान में तो नहीं बतलाऊंगा आप, क्योंकि और जगह पे मैं राजस्थानी पढ़ता हूं। आज मैं महाराष्ट्र बताऊंगा। तो महाराष्ट्र में एक कुआं है। उस कुएं की सबसे बड़ी खासियत यह है भाई साहब, उसमें झुक के नाम लो तो कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और सौरभ जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सो जाए विनोद पाल। सौरभ जी ने अपना नाम लिया सौरभ जैन, तो कुएं में सो जाए सौरभ जैन। फिर हमने हेमंत जी का नाम लिया। मैंने बोला हेमंत जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्ति तो इसका तो नाम आना चाहिए यार। तो बगल में एक बाबा था, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने हेमंत जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सौरभ जैन का जवाब हो सकता है, हेमंत जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो हेमंत जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। बहुत अच्छे। तो मेरे नाम के तो जो भी 2-3 हजारों लिफाफे में बढ़ा के दे देना भाई साहब। हाँ। मैं बतला रहा था, मैं इस क्षेत्र में आज दूसरी बार आया हूं भाई साहब अजमेर में। पहली बार मैं यहां के पुलिस स्टेशन में आया था। आया क्या था, बुलाया गया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे सुना जो अपने बाप की भी नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। इन्होंने मुझे, यहां की पुलिस ने खाकी कलर के लिफाफे में मुझे पेमेंट रख के दी। अब मैंने थाने में खड़े खड़े ये देखना चाहा कि पुलिस वालों ने पेमेंट कितनी दी है। मैंने थाने में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था बस। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ी, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। हेमंत जी 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। और पुलिस वालों का ऐसे, एक पुलिस वाला घर में अपने बेटे से बोल रहा था कि आज के बाद जब भी कभी अपना नाम लियो तो साथ में बोलियो तो इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का है। ये बोल के इंस्पेक्टर चला गया। घर में पत्नी को लगा नहीं यार ये तो बेटे के अंदर घमंड की बातें भर रहे हैं। माँ ने अपने बेटे को बोला बेटे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूँ, इन बातों से घमंड दिखता है। कुछ दिनों बाद उस पुलिस वाले के घर पे मैं और सौरभ जी चले गए। तो हम बैठे हुए थे तो पुलिस वाले का लड़का पानी लेके आया। तो सौरभ जी ने पूछा भाई आप इंस्पेक्टर भवानी सिंह के लड़के हो? कह रहे जी पापा तो यही कहते हैं। मम्मी मना करती है पता नहीं क्यों। बहुत अच्छे। हेमंत जी ने मुझसे पूछा, कह रहे विनोद, हेमंत जी ने पूछा हेमंत जी की पत्नी यहीं पे ही है? फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं होती तो नहीं पढ़ता। हेमंत जी ने मुझसे फोन करके पूछा विनोद ये तीसरा नेत्र खुलना क्या होता है, ये परलय आना क्या होता है? तो मैंने बोला हेमंत जी शाम के 6 बजे अपनी पत्नी को फोन मिलाना कि हेलो डार्लिंग आज रात को खाना मत बनाना, हम बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे। फिर आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाना, सुनो डार्लिंग तो वो पिंक वाली साड़ी पहनना उसमें तुम बॉम्ब लगती हो। और अब 7 बजे अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेना। अब रात के 10 बजे घर पे जाना और पत्नी से सिर्फ इतना पूछना कि खाने में क्या बनाया है। तो अब जो खुलेगा वो तीसरा नेत्र होगा और अब जो घर में आएगी वो परलय होगी। बाबूजी यकीन मानिए आप ये माला पहना देते हो पर हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है इन मालाओं से। मैं एक कवि सम्मेलन में था, मेरी पत्नी को किसी भी वक्त बच्चा हो सकता था, वो हॉस्पिटल में थी। मेरे पापा का फोन आया बेटे किसी भी वक्त औलाद हो सकती है, तू जल्दी से आ जा। मैं था भाई साहब अलीगढ़ में। अलीगढ़ नहीं समझे? मैं अब समझाता हूं ना कि आजकल जब लड़के को लड़की दिखलाई जाती है तो रस्मन एक और रस्म निभाई जाती है। पहले छोटी बहन छुपाई जाती थी, अब लड़की की मां भी छुपाई जाती है।
तो मैं अलीगढ़ में था, अलीगढ़ से पापा का फोन आया, बेटे किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है, जल्दी से आ जा। मैं भाई साहब, मेरे को ऐसी जैन समाज ने ऐसी 3-4 मालाएं दे रखी थी। मैं वो माला पहन के और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में जाके मैं खड़ा था, नर्स को पता नहीं लगा कि मैं पता नहीं कौन से जयपुर का महाराज जाऊं। वो मेरी बच्ची को हाथ में लेके और दौड़ती हुई आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक सुंदर सी राजकुमारी ने जन्म लिया है। भाई साहब, मैंने 3 माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। जैन साहब, आज भी अपनी बेटी को 5 साल तक इंजेक्शन लगवाने जाता हूं ना, वो नर्स घूर के देखती है मुझको। मैं बोलता हूं, मुझे क्यों घूर के देख रही है, अजमेर के आयोजकों को देख। हालात ये हो रहे हैं भाई साहब हमारे संग, हम कुछ नहीं करना चाह रहे। मैं आपको देखो पंक्तियां सुनाता हूं, कविता क्या होती है। मैं 3 पंक्तियां सुनाऊंगा, चौथी पंक्ति ये सारी महिलाएं समझ जाएंगी, इनका दर्द दिखेगा उस पंक्ति में। सुनना, कुंभ के ऊपर, जो कुंभ अभी महाकुंभ हुआ था उसके ऊपर, इन महिलाओं की गारंटी से कह रहा हूं, पहले ये समझेंगी फिर आप समझोगे। ये गा रहा है, ये गारंटी से कह रहा हूं। सुनना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई। कि क्या हो गया? नहीं भाई साहब, ये प्रॉब्लम दुख तो देती है, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता एक जगह पे, मैं समझता हूं ये होती है। आ जाओ दिल्ली में, आ जाओ, फ्री में करवा दूंगा इलाज, मोहल्ला क्लिनिक में आ जाओ। हाँ हाँ, अब यहां से सुनना, और ये दावा कर रहा हूं पहले महिलाएं समझेंगी फिर पति समझेंगे। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा, बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली, भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। बहुत अच्छे। देखो ये समझी भी और ताली भी बजाई है। पुरुषों ने ताली इसलिए नहीं बजा रहा, ये तो हमारी मां के बारे में बोल रहा है। अब इसी परिवार का एक और सुन लीजिएगा भाई साहब। यमराज, सब जानते हैं यमराज को, तो अब सुन लेगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक। विपक्ष समझते हैं आप लोग? विपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी का नाम भी पप्पू है भाई साहब आजकल। अब वो भारत जोड़ो यात्रा में निकला पड़ा था, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा में चला गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हिंदी किसी को आती नहीं, तो राहुल गांधी जी वो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे स्टेज की तरफ, उनको भाषण देना था। तो आंध्र प्रदेश की एक महिला यहीं पे खड़ी बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडु वरकिने तुम्बा। तो अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पे आकर बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडु वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने उसकी हिंदी बताई, भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ही ये चल रहे, हमारे कहने से कुछ होता ही नहीं है, और जब भी कुछ हो जाए तो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। यहां से सुनना कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, कविता की बात है भाई साहब। और ये जो पीछे लोग बैठे हैं, बस एक बात सुन लेना कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आह ना वाह, ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। भाई वाह 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 वाह। हाँ बस कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक, तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। यमराज जी बोले, आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। यमराज जी बोले, आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो विपक्ष का दूसरा नेता जो नरक की ओर कर रहा था प्रस्थान, रुककर पूछने लगा, उससे स्वर्ग मुझे नरक जबकि पाप एक समान। उससे स्वर्ग मुझे नरक जबकि पाप एक समान। अरे हम दोनों ने मिलकर मोदी जी की सभी नीतियों का खंडन किया है, मोदी जी को हराने के लिए हमने तो तैयार महागठबंधन किया है। यमराज जी बोले, मैं जानता हूं कि नेताजी ने विपक्ष में रह के सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं। और अगली पंक्ति और आपकी तालियां। यमराज जी बोले, मैं जानता हूं कि नेताजी ने विपक्ष में रह के सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर वो क्या है ना, मरने से 10 दिन पहले ये कुंभ नहा के आए।
आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ये प्रथा है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाइए ये प्रथा को। हाँ, तो जितने नहीं जानते वो समझ लीजिए प्रथा है हमारे यहाँ पे कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। उससे पहले मेरे को 2 लोग चाहिए होंगे। हेमंत जी, अपने किसी भी 2 दुश्मनों के नाम बताओ। नहीं, दोस्त तो मुझे भी पता है सारे। कोई ऐसा जिसके पैसे रुके हुए हो आपके पास? बता दो फिर भी। तो फिर मैं जिनके नाम पूछूंगा उनके नाम बता दो। ये जो व्हाइट शर्ट में आगे बैठे हैं, उमेश जी, जितने शान से हाथ उठाया है ना, घर में बाद में सोचोगे कि हाथ क्यों उठाया था। और ये पीले कुर्ते में भाई साहब, हाँ, लोकेश, हाँ तो फिर ठीक है, आप वो मुंह से नहीं बोलना चाह रहे, दुश्मन को ने बोल दिया, लेकिन कोई बात। तो लड़की की विदाई चल रही है भाई साहब। सीन यह है कि लड़की का मामा लड़की को उठा के लेके जाएगा, पर दिक्कत यह है लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत यह कि लड़की का कोई सगा मामा नहीं है, पर आपके अजमेर के 2 व्यक्ति वहीं पे ही हैं। एक तो उमेश जी और एक लोकेश जी। तो लड़की के बाप ने पहले, लोकेश जी ठीक रहेंगे, तो लड़की के बाप ने पहले उमेश जी से बोला, बेटे उमेश, बेटे कोई सगा मामा नहीं है, तू ही उठा दे बेटे, बस थोड़ी देर की बात है। तो उमेश जी तो वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की को 25 किलो से 150 किलो होते हुए देखा है। उमेश जी तो वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। तो जैसे उमेश जी से बोला, बेटे उमेश उठाइए, तो उमेश जी, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे थे झुकूंगा तो टाके टूट जा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई। बेटे लोकेश उठा दिए जरा। लोकेश बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत हूं। जैसे ही बोला बेटे लोकेश उठाइए, तो लोकेश जी का बहाना सुनो, वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। बहुत अच्छे। अच्छा मोदी है तो मुमकिन है भाई। अब यहां पे ये बात हो रही है, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति, ये भाई साहब का क्या नाम है? इसका भी अच्छा, इनका भी, जो ये वाले लोकेश जी, भाई साहब एक बार खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ भाई, ये चेस्टी देख लो, अब बैठ जाओ। लोकेश जी पीछे खड़े हैं, ये 40 किलो के व्यक्ति, ये पीछे सबसे कह रहे हैं, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो बताना, बेटी का घर है, मेरा भी हाथ लग जाएगा, मैं भी पुण्य कमा लूंगा। पीछे सौरभ जैन जी खड़े थे, कह रहे ऐसा नहीं है, यहां पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा। अब ये बोलते बोलते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम होता होता, ये लड़की के बाप के पास पहुंच के, हाँ, और जैसे इन्होंने लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना, अब काम तो इनका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो देखो, जब तक इन्होंने छुटकी देखी नहीं थी, इनका बीपी कंट्रोल में था, इनकी आवाज में हकलाहट नहीं थी, इनका शरीर कांप नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने लड़की देखी, इनके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। अब इन्होंने लड़की देखी, कहां पे अंकल जी? पीछे। बहुत अच्छे। क्या करना अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो,
ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इन्होंने पूरा जोर लगा के भाई साहब एक बार लड़की उठाई तो इनकी रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये बाबूजी थे सफेद कुर्ते वाले, ये आए, इन्होंने गाना गाया सुल्तान फिल्म का इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब इन्होंने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गए थे कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो इनकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके, कह रहा लेके आ मतलब ये आधे रास्ते तक तो लेके आ गया तो बस यहीं पे कह रहा दोबारा से उठा। इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार ये लोकेश जी के पीछे जो सफेद कुर्ते में बैठे हुए ये आए, इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया अनिल कपूर वाला, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। माइक को पकड़ के यूं और जीत जाएंगे हम। अब इनकी आवाज थोड़ा सा आगे बढ़े तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के शिक्षा देती है। जो शादीशुदा बहन होती है वो शादी जिसकी हो रही होती है उसको शिक्षा दे रही है, शिक्षा दे रही है। देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर का ये बोले तुम लिख के दे दो मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा था, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो इनका खून सूख गया। ये पूछे कौन सी बच्ची? कह रहे फूल सी। कह रहे तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धरने वाला काम कर रहा। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इनकी पत्नी, शादी होगी भैया? हाँ तो पत्नी है, तो इनकी पत्नी वहीं पे खड़ी थी। बच्चा हो गया भैया? हाँ तो इनका बच्चा भी वहीं पे खड़ा हुआ था। अब पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेगी ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या देखो मुझे पत्नी का नाम नहीं पता, मैंने ले दिया। भाभी जी कोई शक मत करना, मैं हर जगह कौशल्या नाम ही लेता हूं। हाँ कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये अजमेर वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। पंडित जी बोले जजमान मुझे लग रहा है लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। ये बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, इनकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। ये बोले भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। लड़की की दादी 80 साल पुरानी, उसने रोना स्टार्ट किया। कह रहे भैया ये तो ओपरा सिंगर है। कह रहे भाई बुजुर्ग रहता सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक गाना गाकर लड़की विदा कर देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। मगर दोस्तों एक गलती जो हमसे हुई, ये जैन समाज की बेटियां जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, बस 4 पंक्तियां दे के मैं अपनी जगह पे बैठूंगा। और ये इसलिए करना पड़ता है बेटा, तुम्हारे को पता नहीं है जितनी भी जैन समाज की बच्चियां बैठी हुई हैं आजकल हिंदुओं के नाम रखे जा रहे हैं, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, और फिर कुछ महीने बाद वही बेटियां फ्रिज के अंदर मिल रही हैं।
जब ये जिम्मेदारी हम कवियों ने समझी, मैं 4 पंक्तियां इन बेटियों के नाम पे, जैन समाज की ये जितनी बेटियां, बस ये 4 पंक्तियां सुन लेना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा। और मेरी बच्चियों, ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। बहुत शानदार काव्य पाठ प्रिय विनोद ने किया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, हम मतलब पढ़ के चले गए। एक बार तालियां वालियां बजे उनके सम्मान। मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूं। भाभी जी जा रही हैं। भाभी जी, मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे श्राप मिला हुआ है, अगर कोई मुझे बिना सोने जाता है तो मैं रात भर सपने में आके कविता सुनाता हूं। हाँ, तो वहीं जाके क्या बिगाड़ना, यहीं बैठ जाए। क्रम को आगे बढ़ाता हूं। इस मंच पर एक बहुत ही सुदर्शन सा चेहरा बैठा हुआ है। अगर हम उसकी आयु की बात करें तो शायद उस आयु में कलम उठाना अपने आप में बड़ी बात है। वो छोटी सी बच्ची आप लोगों के सामने कविता पढ़ने का ढेठ रखती है, शायद इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। उसकी आयु देखिए, उसका वय देखिए। ये केवल हमारे जैन समाज की उपलब्धि है कि जैन समाज ऐसे आयोजन करवा सकती है जहां पर हमारी बच्चियां खुल करके आकर के बड़ा ख्वाब देख सकती हैं। अभी बहुत सारी बातें विनोद पाल करके गए, तमाम राजनीतिज्ञों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की। मोदी जी की भी बात करी, योगी जी की भी बात करी, केजरीवाल जी की भी बात करी। अच्छा, हुआ क्या कि दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल हारे और रेखा जी जीती, तो जया बच्चन जी ने मुंबई में जोर जोर से रोना शुरू किया। वहां से कॉल आई कि भाई सौरभ भाई, वो बहुत ज्यादा रो रही हैं, इनको कैसे चुप कराएं। तो मैंने कहा कि मुझे इसका तरीका पता है, मेरी बात कराएं। तो यार, जैसे ही जया बच्चन जी से मेरी बात हुई, मैंने उनको बड़े सहजता से समझाया, जया जी आप चुप हो जाइए, ये वो वाली रेखा नहीं है। तालियां वालियां आए मिलकर। तमाम नेताओं की बात कर रहे थे। ऐसे ऐसे विलक्षण नेता हमें मिले साहब कि क्या बात करें। नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने बात की। मोदी जी जैसा विलक्षण नेता आज तक किसी देश को नहीं मिला। यह हमारे लिए गौरव की बात है साहब कि नरेंद्र मोदी, दूरदृष्टि रखने वाले नरेंद्र मोदी हम लोगों के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, कितनी दूरदृष्टि रखते हैं मैं सिद्ध करता हूं। पिछले दिनों वो लंदन गए थे। भाई साहब, ये रात में किसका फोन है इस समय? रात के 11:30 बजे आपका फोन। इस समय केवल 2 ही लोगों के आते हैं, एक उधार वाले का और एक जुगाड़ वाले का। हाँ, उधार वाले लग नहीं रहे। तो इतने जबरदस्त नेता हैं नरेंद्र मोदी जी की मैं आपको क्या बताऊं। लंदन गए थे और वहां से 88,000 करोड़ रुपए का लोन लाए। कितने का? 88,000 करोड़ का। कितने परसेंट पर? 0.01% पर। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए। और पता है गिरवी क्या रख के आए? गीता माता। अब 50 सालों के बाद ना देने वाला शेष ना लेने वाला शेष, लोन चुकना नहीं है। तो वो लोग देखेंगे कि हमें दे के क्या गया था। तो वो गीता का खोलेंगे प्रथम पृष्ठ, तो उसमें लिखा होगा, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, तेरा क्या गया, जो कल तेरा था आज किसी और का, कल किसी और का। तालियां वालियां आपके मिलकर के आए। अद्भुत नेता मिले हमें। योगी जी के प्रदेश से तो हम ही आते हैं साहब। योगी जी कमाल के नेता हैं, कमाल के नेता। अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक मुशायरा चल रहा, तो मुशायरे में एक कवि ने एक बात कोट की। कहीं आप लोगों ने पंक्तियां सुनी हो दुष्यंत जी की कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया। इसका ई को थोड़ा कम करना, बेस डालना, कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों, और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराग,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो उसी मुशायरे में सामने एक चाचा जान बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, बोले हमने उछाला था पत्थर, 8 लाख का चालान भेजा है योगी जी ने। योगी जी अद्भुत काम करते हैं। अभी पीछे किसी ने पूछ लिया, एक बदतमीज आदमी आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र का, उसने कुछ टिप्पणियां करी। कब? जब छावा मूवी से पूरे के पूरे देश का रक्त गर्म हो रहा था, उस समय वो कहता है अबू आजमी कि अगर कोई वास्तविक शासक था हिंदुस्तान में तो वो औरंगजेब था। जब ये बात वहां तक पहुंची और पूरे देश से कोई आवाज नहीं आई, तब हमारे उत्तर प्रदेश के उस योगी ने कहा कि अगर आपसे ये बदतमीज ना संभल रहा हो